हेलो एवरीवन, मैं हूं गुरविंदर सिंह और आप हैं पैडो ट्राइब 247 पे। कल हमने लिवर के बारे में पढ़ा था। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट 5 इसके बारे में देखते हैं। इसमें पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आज पढ़ेंगे। जिन्होंने प्रीवियसली 4 वीडियोस नहीं देखी डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उनको पार्ट 5 समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए आप पहले उन 4 वीडियोस को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और पहले वो 4 वीडियोस देखिए और फिर ये 5वां पार्ट देखिए। यकीन मानिएगा, इन 5 पार्ट्स को आप देख लोगे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम करने के बाद, पैडो ट्राइब पे करने के बाद यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा फॉर द लेवल ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड फॉर द नेट लेवल। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज जो है उसको मैंने क्या बोला था? उसको मैंने मिक्स्ड ग्लैंड बोला था। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हेटेरो ग्लैंड, हेटेरोक्राइनल ग्लैंड। हेटेरो का मतलब भी मिक्स होता है। मिक्स किस चीज़ का? दो जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, 2 ग्लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। एक होता है एंडोक्राइनल ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइनल ग्लैंड। क्लियर? जो एंडोक्राइनल ग्लैंड और एक्सोक्राइनल ग्लैंड के बारे में जिनको नहीं पता, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो वहां पे पहले जाके उनको देखिए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एंडोक्राइनल सिस्टम जो होता है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है और जो एक्सोक्राइनल सिस्टम होता है वो एंजाइम्स को रिलीज करता है। क्लियर? एंडोक्राइनल सिस्टम में कोई डक्ट नहीं होती, ये डक्टलेस होते हैं। मतलब क्या है? जैसे ये आ रही है ब्लड वेसल, ये पड़ा है एंडोक्राइनल ग्लैंड, तो ये अपना हार्मोन जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है। यहाँ पे किसी तरह के कोई भी डक्ट नहीं होती, पाइपिंग सिस्टम नहीं होता कि एक पाइप के थ्रू जाएगा फिर वो ब्लड में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है। एक्सोक्राइनल सिस्टम क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, ये मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स पड़े होंगे, तो ये अपना जो एंजाइम छोड़ेंगे वो इस डक्ट के थ्रू छोड़ेंगे। डक्ट के थ्रू, ये ब्लड में नहीं छोड़ेंगे, ये किसी भी सिस्टम में किसी भी ऑर्गन पे छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टमक है, ये स्टमक है, बन जा भाई, ये स्टमक है। तो स्टमक की लाइनिंग पे कुछ ग्लैंड्स पड़े होते हैं, एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं। या मान लीजिए पैनक्रियाज की एग्जांपल ही देता हूं, ये मान लीजिए पैनक्रियाज हैं। पैनक्रियाज में से कुछ एक्सोक्राइनल ग्लैंड जो हैं वो एंजाइम छोड़ेंगे। वो एंजाइम सीधा ब्लड में नहीं छोड़ेंगे, वो एंजाइम डायरेक्ट ऑर्गन में छोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ये लिवर है, लिवर से एक डक्ट आई जिसको क्या बोला था? हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये नीचे आया बाइल जूस और यहां पे स्टोर हो गया, ऐसे ही बताया था। यहां से बाइल जूस कॉमन हेपेटिक डक्ट के द्वारा, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा नीचे पैनक्रियाज में आ जाएगा। पैनक्रियाज में एंटर करने के बाद जो पैनक्रियाज के एंजाइम होंगे वो और बाइल जूस इकट्ठा यहां से एक ऑर्गन में निकल जाएगा, जिसको मैंने क्या बोला था? जिसको मैंने बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, तो एक ऑर्गन के सरफेस में आ जाएंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे। जो एक्सोक्राइनल ग्लैंड होते हैं वो अपने एंजाइम को सीधा ऑर्गन के सरफेस पे छोड़ते हैं। क्लियर? चलिए, अब पैनक्रियाज
है क्या? पैनक्रियाज क्या है? देखिए, पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन सिस्टम जो पैनक्रियाज में होता है वो 99% होता है। ये जो आप रेड कलर वाले देख रहे हो, रेड कलर जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये क्या है? एक्सोक्राइनल ग्लैंड हैं। क्लियर? ये क्या है? एक्सोक्राइनल ग्लैंड, जो 99% जो एंजाइम्स हैं वो पैनक्रियाज के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि 99% जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइनल सिस्टम है, यानी कि एक्सोक्राइनल ग्लैंड इनमें से 99% प्रोड्यूस होते हैं, और एंडोक्राइनल सिस्टम जो एंडोक्राइनल सिस्टम है जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं वो सिर्फ 1% ही होता है। तो ये जो एक्सोक्राइनल ग्लैंड है इनका नाम क्या है? इनका नाम है एक्टिनाई सेल्स। और ये जो एंडोक्राइनल ग्लैंड है, ये जो आप ग्रीन वाले देख रहे हो, इनका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर? तो इन दोनों के थ्रू एंजाइम्स और जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। 99% हार्मोन्स, 99% एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं इनमें से, तभी इसको क्या बोलते हैं? तभी इसको बोलते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइनल ज्यादा है, यानी कि 99% है, और एंडोक्राइनल कम है, यानी कि 1% ही है। क्लियर? चलो, अब क्या होता है? अब हम पहले बात करेंगे जो एंडोक्राइनल फंक्शंस हैं उनकी, जो एंडोक्राइनल फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, एक मिनट रुकिएगा भाई, गजब परेशानी है भाई। चलिए, जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, ये देखिए एंडोक्राइनल फंक्शंस। जो एंडोक्राइनल सेल्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उनके फंक्शंस देखिए। मैंने क्या बोला कि जो एंडोक्राइनल सेल्स हैं उनका नाम क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिनकी जो मिकदार है वो 1% ही है टोटल पैनक्रियाज में। तो इस सेल को मान लीजिए मैंने बाहर निकाल लिया, इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मान लीजिए मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, ऐसे बाहर निकाल लिया। क्लियर? अब इसके अंदर क्या पड़ा है? इसके अंदर पड़ा है बीटा सेल। एक सेल पड़ा है जिसको बोलते हैं बीटा सेल्स। क्या बोलते हैं? बीटा सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको, इंसुलिन का काम होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। क्लियर? तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। चलिए, और सेल्स पड़े होते हैं, ये और सेल्स पड़े होते हैं इसी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल पे, और सेल पड़े होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अल्फा सेल्स। इनका क्या काम होता है ये भी मैंने कल बताया था। अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन का काम क्या होता है? जैसे ये ऑपोजिट होता है इंसुलिन के। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, और जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। क्लियर? आगे चलते हैं। एक और सेल पड़े होते हैं यहां पे, एक और सेल पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है? इन ब्लैक सेल्स को बोलते हैं डेल्टा सेल्स।
क्या बोलते हैं, डेल्टा सेल्स। ये डेल्टा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक और हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। और ये सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है, इनका काम होता है इन दोनों 1 नंबर और 2 नंबर यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन को, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अगर ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन में चेंज हो तो उसको रोकता है कि भाई क्या कर रहा है, सारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों चेंज कर रहे हो। अगर ग्लूकागोन ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है तो तभी भी उस एक्टिविटी को ये शांत करता है, कंट्रोल करता है कि क्या भाई साहब ग्लूकागोन तुम ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्यों चेंज कर रहे हो, रुको। तो इन दोनों की एक्टिविटीज को कंट्रोल में करता है सोमैटोस्टैटिन। यानी कि आप बोल सकते हो कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन का बाप है ये, इनको कंट्रोल में करता है। क्लियर हो गया। तो ये एंडोक्राइनल फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं यहां पे। क्लियर। अब आपको एक छोटी चीज और बताता हूं, क्या है, जब फूड इधर पड़ा था तो ये काइम की फॉर्म में था। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो 1.8 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, यही बोला था ना। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होने के कारण ये यहां पे पड़ा है। अब ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये भी आपको बताया था कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम के बीच क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये ड्यूडिनम है। क्लियर। पाइलोरिक स्फिंक्टर के बीच में से होता हुआ ये जो काइम की फॉर्म में फूड जो है, ये काइम की फॉर्म में है, CHYEM काइम की फॉर्म में फूड जो है वो ड्यूडिनम में आ गया। बट ये बहुत ज्यादा एसिडिक है और इतना एसिडिक होने के कारण जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं, जो ग्लैंड्स हैं या जो सेल्स हैं, वो इतने एसिडिक माहौल में फूड को नहीं पचा सकते, क्योंकि जो ड्यूडिनम का वातावरण होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, वो एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक होता है। ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच लेवल होता है वो 7.8 होता है, 7.8। क्लियर। तो ये बेसिक होता है, या आप एल्कालिन बोल लीजिए इसको, क्षारीय जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो इसको एसिडिक फॉर्म को अब नॉन एसिडिक फॉर्म यानी कि एल्कालिन को में लाने के लिए सबसे पहले जो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, पैनक्रियाज द्वारा सबसे पहला काम जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है HCO3 प्लस वाटर, के जाओ भाई HCO3 और वाटर पैनक्रियाज द्वारा भेज दिया जाता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, के जाओ भाई जो हमारा ड्यूडिनम पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारा मित्र है, फ्रेंड है, वो जल जाएगा, जाके उस जो काइम जो एसिडिक फॉर्म में है उसको जाके एल्कालिन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। तो ये हेल्प करता है बाइकार्बोनेट और वाटर यहां पे आके उस काइम एसिडिक फॉर्म को नॉन एसिडिक फॉर्म यानी कि एल्कालिन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे चलें। अब ये हो गया एंडोक्राइनल फंक्शन, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन, ये सारी हमने एक्टिविटी पढ़ी। तो एक और बात आपको बताता हूं, पैनक्रियाज जो है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बताता हूं, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। बहुत बार पूछा है पेपर में, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसको बस इतना ही है, एंडोक्राइन फंक्शंस में इतना ही है। मैं देख रहा था कि कहीं कुछ रह ना जाए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब करेंगे एक्सोक्राइनल फंक्शंस।
अब एक्सोक्राइनल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि ये पहले ये ग्रीन वाले तो क्या थे, ग्रीन वाले तो थे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, क्लियर। ये रेड वाले कौन है, तो ये रेड वाले हैं, रेड वाले का नाम है एकेनाई सेल्स, जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत डिफरेंट एंजाइम्स, क्लियर, जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से एंजाइम। ये जो है ना आप देख रहे हो, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से वो क्लासेस लगाई हैं तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर का पता होगा। इस डक्ट के थ्रू ये ऊपर से बाइल जूस आ गया, देखिए कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे ये पैनक्रियाज में एंटर कर गया, यहाँ से ये बाइल डक्ट है, ये एकेनाई सेल्स अपने बाइल को अपने एंजाइम्स को इस डक्ट में छोड़ते हैं और इस डक्ट से होते हुए ये जो एंजाइम्स हैं वो एंटर कर जाते हैं, कहाँ पे, वो एंटर कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में, क्लियर। तो कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं पैनक्रियाज के एकेनाई सेल्स द्वारा, तो सबसे पहले हैं प्रोटीएजेस। मैंने आपको कल बताया था कि जिसके नाम के पीछे एज लग गया ना, वो मतलब उसका काम है किसी चीज को तोड़ना। तो प्रोटीएजेस वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, क्लियर। तो ये जो प्रोटीएजेस होते हैं वो 4 होते हैं गिनती में, जिनको छोड़ा जाता है पैनक्रियाज के द्वारा, वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज को छोड़ा जाता है, उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेज को छोड़ा जाता है और न्यूक्लियसिस को भी छोड़ा जाता है। न्यूक्लियसिस क्या होते हैं, अब ये क्या भला है, देखिए मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि मैंने बोला था, थोड़ा बैकग्राउंड पे चलते हैं, मैंने बोला था कि जो कार्ब्स होते हैं ना, जिसमें स्टार्च होता है, वो ग्लूकोज की एक चेन होती है, ऐसे चेन होती है ग्लूकोज की, और इनको इस चेन को तोड़ा जाता है एक सिंगल मॉलिक्यूल में ग्लूकोज में, यानी कि इसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। दूसरा आ गया प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड की चेन होती है, बड़ी चेन, इसको किस में तोड़ा जाता है, इसको अमाइनो एसिड में ही तोड़ा जाता है, जिसकी चेन उसी में, एंड प्रोडक्ट वही है। आगे मैंने बोला था लिपिड्स, जिसको फैट बोलते हैं, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। ये क्या है ट्राइग्लिसराइड, बेसिकली ये लिपिड्स क्या है, ये ग्लिसरॉल पे फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये है ट्राइग्लिसराइड। यहां पे ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, ये है लिपिड्स। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में अलग अलग इसको तोड़ दिया जाता है, क्लियर। ये न्यूक्लियसिस क्या है भाई, न्यूक्लियसिस का मतलब है हम जो भी खाते हैं ना, हर कुछ उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है। अगर प्लांट्स खाते हैं, हम कोई सब्जी वगैरह खाते हैं, इट मीन्स वो प्लांट से बनी है। कोई नॉन वेज चीज खाते हैं तो वो उसमें भी सेल्स होते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी सेल्स से बनी होती है, तो उसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए और आरएनए की चेन है। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और इसका नाम है रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये चेन है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए की चेन है, इनको तोड़ा जाता है न्यूक्लियेसिस के द्वारा, क्लियर। तो डीएनए को किस में तोड़ा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे,
आपको सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है जो फूड के साथ हमारे अंदर जाता है, उसकी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है। और न्यूक्लिक एसिड है क्या? ये बेसिकली डीएनए और आरएनए की चेन है। क्लियर? चलिए इसको वन बाय वन आगे पढ़ते हैं। अब पहले प्रोटीएजेस जो पैनक्रियाज के द्वारा छोड़े जाते हैं, पहले आ गए प्रोटीएजेस। ये एक्सोक्राइनल फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, प्रोटीएजेस कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? सबसे पहला कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा एंजाइम होता है? सबसे पहला होता है ट्रिप्सिनोजन। क्लियर? दूसरा आ गया काइमोट्रिप्सिनोजन। तीसरा आ गया प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और चौथा आ गया प्रो इलास्टेज। तो ये 4 एंजाइम्स हैं, प्रोटीएजेस एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं पैनक्रियास के द्वारा। बट सुनना, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब पैनक्रियाज एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में भेजती है। पर इनएक्टिव का काम क्या भाई? अब इसको काम में लाना पड़ेगा, इनको एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इनको एक्टिव फॉर्म में लाएगा कौन? तो ये जाएंगे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट इसको पूरा करने के लिए इस चीज को आपको सुनना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एक एंजाइम रिलीज किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज, जिसको एंटेरोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं। ये रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर? चलो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या छोड़ दिया जाता है? एंटेरोकाइनेज, जिसको हम एंटेरोपेप्टाइडेज भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये करता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है ना, ये जो ट्रिप्सिनोजन है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन में। किसमें? ट्रिप्सिन में। ये एक्टिव फॉर्म है भाई, ये काम करने लायक है। ये सोया हुआ था, ये उठ चुका है। उठा किस फॉर्म में? ट्रिप्सिन की फॉर्म में। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा, अब ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया। ये ट्रिप्सिन जो है बाकी सारे के सारे 3 जो बचे हैं उनको एक्टिव कर देगा। क्लियर? तो ये क्या करेगा? ये काइमोट्रिप्सिनोजन को क्या बना देगा? काइमोट्रिप्सिन। क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिन को क्या बना देगा? काइमोट्रिप्सिन बना देगा। कौन बनाएगा? ये बनाएगा, ट्रिप्सिन बनाएगा। क्लियर? और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को क्या बना देगा? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को बना देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज।
डेज। क्लियर। और ये जो लास्ट बचा प्रो इलास्टेज, इसको बना देगा इलास्टेज। ये सारी की सारी एक्टिव फॉर्म्स हैं। क्लियर। सबसे पहले जो प्रोटीएजेज एंजाइम्स हैं उसको प्रोड्यूस किया गया पैनक्रियास के द्वारा, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रोइलास्टेज। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको, ये नॉन एक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने एक एंजाइम छोड़ा जिसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज। क्लियर। अब ये एंटेरोकाइनेज और एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। ये ट्रिप्सिन अब इन तीनों को एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। क्लियर। काइमोट्रिप्सिन को, ट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, और प्रोइलास्टेज पेप्टाइडेज, प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में। ये क्या करेंगे, अब इनका काम क्या है? ये भाई प्रोटीन्स को, जहां पेप्टाइड्स को, अब मैंने फूड अंदर लिया, वो पेट में गया, पेट में क्या बने थे, परसों हमने पढ़े थे कि जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें पेप्सिनोजन निकलता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl द्वारा, वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में तोड़ देता है या पेप्टॉन्स में तोड़ देता है, एक ही बात है। क्लियर। कुछ रह जाते हैं प्रोटीन जो पेप्टाइड में, पेट में नहीं टूटते, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके टूटते हैं प्रोटीन्स। और टूटे हुए प्रोटीन जो पेप्टाइड में चेंज हो गए थे स्टमक में, वो कहां पे आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जहां पेप्टाइड्स किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे डाइपेप्टाइड, ये बदल जाएंगे डाइपेप्टाइड एंड अमाइनोपेप्टाइड। अभी भी ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रोटीन, इसको पूरी तरह डाइजेस्ट होने के लिए इस पे काम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स, तब ये डाइजेस्ट होगा। अभी ये आधा अधूरा है, अभी ये प्रॉपर पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो ये थे प्रोटीएजेस। आगे जो अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पहले प्रोटीएजेस पढ़े, दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करेगा, ये बचे हुए स्टार्च को, क्योंकि थोड़ा स्टार्च तो 30% तो हमारे मुंह में ही मतलब क्या हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था। जो बचा हुआ जो 30% वहां पे स्टार्च में, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो बचा हुआ स्टार्च पैनक्रियाटिक अमाइलेज द्वारा भी माल्टोज में कन्वर्ट होगा। स्टार्च क्या था, मैंने कल बताया था आपको उस दिन जब पहली दूसरी क्लास थी। स्टार्च है ग्लूकोज की एक बड़ी चेन, और माल्टोज ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल की एक चेन। ठीक है। अभी भी माल्टोज यानी कि ग्लूकोज की 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए। इन पे भी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स काम करेंगे, जो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। आगे पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या है, अब गैस्ट्रिक लाइपेज भी था जिन्होंने लिपिड्स को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब बचे हुए लिपिड्स भी डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में टूट जाएंगे। क्लियर। ये भी अभी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुए, इनको भी डाइजेस्ट होने के लिए अभी और आगे टूटना पड़ेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम तोड़ेंगे। क्लियर। आगे आ गया न्यूक्लियसिस। आप पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूक्लियसिस क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये डीएनए,
इसका कलर चेंज करता हूं कि ये डीएनए और आरएनए की एक चेन है। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है, और ये है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या करेंगे अब न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस मतलब जैसे प्रोटीएसिस था ना, उसके 4 एंजाइम थे आगे, न्यूक्लियसिस भी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि जिसके पीछे एसिस लग गया वो तोड़ने वाली चीज है। तो डीएनए को कौन तोड़ेगा, कौन सा न्यूक्लियसिस तोड़ेगा, तो उसको तोड़ेंगे डीएनएज। डीएनएज किसमें तोड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड में। और आरएनए, आरएनए को किसमें तोड़ेंगे, आरएनए को भी न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा जाएगा। किसके द्वारा, आरएनएज द्वारा। क्लियर हो गया। तो ये डीएनएज और आरएनएज क्या है, बेसिकली ये न्यूक्लियसेस हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फॉस्फेट, उसके बाद शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन की एक चेन होती है। इस चेन को ही तोड़ना है बस, आगे अभी टूटा नहीं है ये चेन है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन की। इसको भी कौन तोड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स। मैंने बोला था ना कि डाइजेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्लो और कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा 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 करके ही होता है ये, एकदम से कोई भी ऑर्गन इसको नहीं तोड़ पाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो पैनक्रियाज कंप्लीट हो गया भाई, पैनक्रियाज कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब ये आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैंने क्या बोला कि फूड हमारा काइम की फॉर्म में पड़ा होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर आ गया और फूड यहां पे आ गया। पैनक्रियाज ने अपना काम किया, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स छोड़े और जो काइम है उसको एल्कालिन बेसिक फॉर्म में भी लाए, और अपना जो एंजाइम्स है जितने जितना जितना उनका काम था उतना उतना वो काम करके अब बारी आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स की। अब क्या होगा, ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को बीच में से काट लिया। ये मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पड़ी है, एक मिनट रुकिएगा, ये मैंने बीच में से इसको काट लिया। अब ये स्ट्रक्चर पड़ा है इधर ऐसा बीच में से। इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हैं। क्लियर, ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को मैं बाहर निकाल लेता हूं ऐसे, या ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर को मैंने बाहर निकाल लिया। क्लियर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लाइके सर्कुलरिस। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब इस सर्कल के ऊपर यानी कि प्लाइके सर्कुलरिस के ऊपर कुछ ऐसे करके लेयर और होती है, इसको बनाएं, ये बना ली, ऐसे करके एक लेयर और होगी, ये लीजिए, ये बना ली। बन गई। इस रेड कलर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलाई।
विली भी बोल देते हैं इसको, विलाई भी बोल देते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, विलाई। अगर मैं एक की बात करूं तो ये क्या है, वाइलस। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इस सरफेस के ऊपर यानी कि विलाय के ऊपर छोटे 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 स्ट्रक्चर और बने होते हैं, ऐसे कुछ। यहां पे बनाए, यहां पे बना लेते हैं। ये सारे भी होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो विलाय। इनको क्या बोला जाता है, इनको एक चीज और भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। ये माइक्रोविलाई फूड को ऑब्जॉर्ब भी करती है, ऑब्जॉर्ब करवाने में हेल्प भी करती है, और ये एंजाइम्स भी रिलीज करती है। कैसे, मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए ये यहां पे ब्लड वेसल जा रही है, ये इसमें ब्लड जा रहे हैं, ठीक है। ये आर्टरीज आएंगी, यहां से आर्टरीज आएंगी। ये फूड पड़ा है, ये ल्यूमन है। ल्यूमन बताया था ना क्या होता है, जो खाली जगह होती है पेट की उसको ल्यूमन बोलते हैं, जहां पे फूड पड़ा होता है। इंटेस्टाइन की भी जो खाली जगह होती है, जो बीच वाली जहां पे फूड पड़ा उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन से जो डाइजेस्टेड फूड है इसको ऐसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ब्लड वेसल में छोड़ते हैं। क्लियर। ये ब्लड जो है ग्लूकोज को लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, जिसको जिस ग्लूकोज की जरूरत है, जिस ऑर्गन को, उसको ये ग्लूकोज सप्लाई कर देगा। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूट जाएगा, एटीपी में बदल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है बॉडी में। क्लियर। चलें आगे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी कुछ बेसिक जो है, एक मिनट देना, एक मिनट रुकना। चलो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूडिनम। यही बोला था। ड्यूडिनम को 12 फिंगर ऑर्गन भी बोला जाता है। क्यों, ऐसे फिंगर पे फिंगर रख के ना, जब ये 12 हो जाएगी तो उतनी लेंथ का होता है ये मोस्टली। वैसे किताबों में 10 इंच दिया हुआ है, बट क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस होती है ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो इसको 12 फिंगर ऑर्गन भी बोला जाता है। इसका दूसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जैजुनम। ये 8 फीट का होता है। और लास्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं इलियम। ये 12 फीट का होता है। क्लियर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ हो गई ना, वो 20 फीट हो गई। अगर मीटर्स में पूछा जाए तो 6 मीटर हो गई। और अगर इसके डायामीटर की बात करें, ये कितनी मतलब गोलाईदार है, मोटी कितनी है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच है, 1 इंच है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक्स था जिसके बारे में बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 7.8 होता है। क्लियर। चले आगे। चलिए इस स्ट्रक्चर को आगे भी पढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को बीच में से काट लिया और क्या ले लिया, ये यही पढ़ा था ना जिसको हमने बोला था, ये क्या है, प्लाई के
सर्कुलरिस। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगे हुए हैं माइक्रोविलाई, सॉरी विलाई, यही पढ़ा था। ये क्या है, विलाई। और उसके ऊपर ऐसे ब्रश टाइप स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको क्या बोला था, माइक्रोविलाई, जिसके थ्रू जो क्या होता है, फूड अब्सॉर्ब भी होता है। इसको ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं। क्लियर। चलें, अगर मैं इस विलाई को काट के अपने पास ले आऊं ऐसे, ये विलाई ले लिया। ये जो विलाई है ना, उसका जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ना नीचे की तरफ होता है, एक जिस पे ग्लैंड्स लगे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को जिस पे ग्लैंड्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, LIBERKUHN, ठीक है, लिबरकून। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं भाई, कुछ समझ आए। क्लियर। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, इसमें ग्लैंड्स लगे होते हैं और इसकी भी वॉल पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCO3। ये मैं अब स्टमक बनाता हूं, स्टमक के बाद मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता हूं, यहां पे पेनक्रियाज पड़ी है, अब फूड यहां पे है, तो पेनक्रियाज ने भी बाइकार्बोनेट छोड़े और इसने भी, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून ने भी अपने बाइकार्बोनेट छोड़े। ये पड़ी है क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, ठीक है, इसने भी अपने बाइकार्बोनेट छोड़े और जो फूड है उसको एल्कालिन यानी कि एसिडिक फॉर्म से एल्कालिन करने में हेल्प की। क्लियर। अब इसने एक एंजाइम को छोड़ा जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है रिप्सिन। उसके साथ ही लिखते हैं, इसने एक एंजाइम छोड़ा जिसका नाम है रिप्सिन। इसको अकेले को आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब रिप्सिन क्या करेगा, रिप्सिन का काम, फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या है, एक मिनट रुकना भाई। चलिए, अब यहां पे ना कुछ ग्लैंड पड़े हैं, यहां पे ऐसे, इधर भी। इन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, इन ग्लैंड्स को बोला जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। फंक्शनली ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, बट स्ट्रक्चर खैर ऐसा नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए। ब्रूनर ग्लैंड का काम क्या होता है, ब्रूनर ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड है जो एक काम तो इनका क्या है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस का काम क्या है, अब फूड आया, फूड क्या था, एसिडिक था, अभी ये अल्कालिन बना नहीं, तो ब्रूनर ग्लैंड ने क्या किया, झट से क्या किया, म्यूकस रिलीज कर दिया कि जाओ भाई, अब फूड आ चुका है जो बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसको थोड़ा जो दीवारों पे चिपक जाओ ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो जल ना जाए, ठीक है। दूसरा क्या करता है ये, दूसरा इसका काम है एंटेरोकाइनेज, जहां मैंने एक और नाम दिया था इसका, एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम रिलीज करता है। अब एंटेरो
काइनेज, एंटेरोपेप्टाइडेज से याद आया कुछ? ये वही एंजाइम्स हैं जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिप्सिनोजन किसने रिलीज किया था, स्क्रीट किया था? पेनक्रियाज ने। और ये वो नॉन एक्टिव फॉर्म में थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए ये जो एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं वो ब्रूनर ग्लैंड ने छोड़े कि जाओ भाई उसको जगाओ, जाके ट्रिप्सिन की फॉर्म में जगाओ। ये ट्रिप्सिनोजन सोया पड़ा है, उसको ट्रिप्सिन की फॉर्म में जगाओ ताकि फूड डाइजेस्ट किया जा सके, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जा सके। क्लियर? आगे चलें। अब इसकी सतह पे ना ऐसे कुछ, बिल्कुल इसकी सतह पे ऐसे कुछ सेल्स पड़े होते हैं, इनको बोलते हैं पिनीथ सेल्स। क्या बोलते हैं? पिनीथ सेल्स। क्लियर? अब ये पिनीथ सेल्स क्या करेंगे? ये भी म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, लुब्रिकेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, ताकि क्या हो, ताकि नहीं ये वो गॉबलेट सेल्स करेंगे, ये माफी चाहता हूं, ये पिनीथ सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम रिलीज करेंगे। बेसिकली ये लाइजोजाइम को रिलीज करते हैं। लाइजोजाइम जो बक्कल कैविटी में भी रिलीज होता है वो इधर भी रिलीज होता है। ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स हैं, ये जो फूड के साथ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं उसको रोकते हैं, उसको खा जाते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पे कुछ और सेल्स पड़े हैं बॉडी में। मैंने बताया था बॉडी इज लाइक अ स्टोरी, अगर आप स्टोरी का एक हिस्सा मिस कर दोगे तो आपको दूसरा हिस्सा समझ नहीं आएगा। ये सारे हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, होता ऐसे ही है बट स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। ये तो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। खैर चलिए, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स का मतलब क्या होता है? ये आ गए गॉबलेट सेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। ब्रूनर ग्लैंड ने भी म्यूकस प्रोड्यूस किया और गॉबलेट सेल्स ने भी किया कि जाओ भाई म्यूकस जाओ और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे चिपक जाओ, और ताकि जो हमारा दीवारें हैं वो जल ना जाए। क्लियर? तो ये है जो सेल्स। अब और भी सेल्स पड़े होते हैं, और भी सेल्स पड़े होते हैं जिसको हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये ब्रश सेल्स पड़े हैं, ऐसे इसके ब्रश सेल्स पड़े हैं। ये ब्रश सेल्स नीचे तक जाएंगे, इधर नीचे तक। जो माइक्रोविलाई है ना, जिसको मैंने ब्रश सेल्स बोला, ये नीचे तक जाएंगे इधर। ठीक है? इन ब्रश सेल्स में से ये क्या है? ब्रश सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। जिसको और क्या नाम दिया जाता है? अब्जॉर्प्टिव सेल्स, क्योंकि ये खाना अब्जॉर्ब भी करते हैं। इन्होंने क्या रिलीज किया? इन्होंने बहुत सारे एंजाइम रिलीज किए जो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। यहां तक समझ आ गई आपको? चलिए, लेबरकुन एक थोड़ा फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। लेबरकुन ने क्या किया? लेबरकुन ने किया, इन्होंने HCO3 को प्रोड्यूस किया, बाइकार्बोनेट को, ताकि फूड को एल्कालिन बनाया जा सके। और क्या रिलीज किया? अरिप्सिन रिलीज किया। क्लियर? यहां पे लिखता हूं इसको ना, यहीं पे पूरा कर देंगे इसको। अरिप्सिन रिलीज किया। ब्रूनर ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? ब्रूनर ग्लैंड ने रिलीज किया एक तो एंटेरोकाइनेस, जिसको एंटेरो पेप्टाइडेज भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टाइडेज, और इन्होंने और क्या रिलीज किया? म्यूकस रिलीज किया।
ठीक है, ताकि जो दीवारें हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। गॉबलेट सेल्स ये भी म्यूकस रिलीज करते हैं। और ये पिनीथ सेल्स आ गए। पिनीथ सेल्स का काम क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल जो एंजाइम्स है उनको रिलीज करना। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। तो जो फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको ये मार देते हैं। अब जिससे सारा खेल शुरू खत्म होगा, ये है सब कुछ। ये तो एक कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये तो वो हैं, ये हैं सब कुछ। माई बाप ये हैं जो एंड प्रोडक्ट हैं, जो सब कुछ मटिया मेल कर देंगे, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके उसको डाइजेस्ट करके ऑब्जॉर्ब करवा देंगे। ऑब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ऑब्जॉर्ब तो माइक्रोविलाई करेगी। ओके, चलिए सबसे पहले 1 मिनट देना भाई। अब ये कौन कौन सी चीजें रिलीज करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे माल्टोज को रिलीज, माल्टेज को रिलीज। एज मतलब तोड़ने वाला। तो ये क्या करेगा? ये माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ देगा। ये अब फुली डाइजेस्ट हो चुका है इधर ग्लूकोज। माल्टोज ग्लूकोज में टूट चुका है इधर। क्लियर? दूसरा और क्या रिलीज करेंगे? ये दूसरा ये करेंगे सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा? अब हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, तो केला माल्टोज तो होता नहीं उसमें फ्रूट शुगर भी होती है, उसमें टेबल शुगर भी होती है। तो उन चीजों को भी बचाने के लिए अलग 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 एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम अंदर इंजेक्ट करते हैं जब हम फूड खाते हैं। क्लियर? तो ये सुक्रेज क्या करेंगे? सुक्रेज करेंगे सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को कहते हैं और सुक्रोज टेबल शुगर को कहते हैं। क्लियर? चले आगे। ये क्या है? टेबल शुगर। ये क्या है? फ्रूट शुगर। टेबल शुगर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंगल मॉलिक्यूल वाले फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा सुक्रेज, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्लियर? आगे आ गया तीसरा जो इनके द्वारा रिलीज किया जाता है, उनको बोलते हैं लैक्टेस। अब एज आ गया। ये किसको डाइजेस्ट करेगा? ये लैक्टेज डाइजेस्ट करेगा लैक्टोज को। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। ये मिल्क शुगर आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये मिल्क शुगर कन्वर्ट होगी ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। क्लियर? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ये कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? चलें आगे। अब और क्या क्या करेंगे? ये अरिप्सिन क्या करेगा? ये ना, ये जो देख रहे हो ना आप, ये क्या करेंगे? ये अमीनो पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज, इनको भी रिलीज करेगा। ये क्या है? अब ये बला क्या है? अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। अब याद करो कि पेनक्रियाज ने
पैनक्रियाज ने क्या किया था, पैनक्रियाज ने जो प्रोटीन्स या पेप्टाइड थे उनको डाइपेप्टाइड एंड अमीनो पेप्टाइड में बदल दिया था। अब ये डाइपेप्टाइड और अमीनो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदला जाएगा, लास्ट थिंग में बदला जाएगा, लास्ट जो एंड पॉइंट है उसमें बदला जाएगा। किसके द्वारा? एक तो रिप्सिन के द्वारा, जो क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, और एक अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, इनके नाम से ही पता चलता है एज मतलब तोड़ने वाला है। किसको तोड़ने वाले? अमीनो पेप्टाइड्स को, डाइपेप्टाइड्स को। इनको तोड़ के क्या करेंगे? किसमें कन्वर्ट कर देंगे? अमीनो पेप्टाइड में, अमीनो एसिड में ये तोड़ देंगे। चलें आगे। अब ये और क्या करेंगे? ये और एक और जो एंजाइम है ना वो रिलीज करेंगे। याद करो, न्यूक्लियोटाइड याद करो, न्यूक्लियोटाइड याद करो। ये और फॉस्फोटेज। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना। हाँ, फॉस्फोटेज एंड न्यूक्लियोसाइड साइडेज, एज मतलब तोड़ने वाले, ये दो जो एंजाइम्स हैं वो भी रिलीज करेगा। जो कौन सा सेल है? एंटेरोसाइड, एब्जॉर्प्टिव साइड या ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं। तो ये क्या करेंगे? ये न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये फॉस्फोटेज किसमें? अब ध्यान दो इस पे, लास्ट है ये बिल्कुल। फॉस्फोटेज न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये कन्वर्ट कर देंगे न्यूक्लियोसाइड में। क्लियर? अब ये न्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट होगा? ये न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट होगा फॉस्फेट कन्वर्ट होगा शुगर एंड नाइट्रोजन में, जिसको बॉडी यूज कर लेगी। नाइट्रोजन तो खैर यूज करती नहीं है बॉडी, इसको यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसकी चेन है? वो फॉस्फेट की चेन है, वो शुगर की चेन है, वो नाइट्रोजन की चेन है। इन तीनों की ये तीनों आपस में मिलकर एक चेन बनाते हैं जो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। पहले न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट किया फॉस्फोटेज ने, तो फॉस्फेट अलग हो गया और इसको यूज कर लिया बॉडी ने। और न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट किया न्यूक्लियोसाइडेज ने, इसने एक्ट किया। न्यूक्लियोसाइडेज ने उस न्यूक्लियोसाइड को किसमें बदल दिया? शुगर और नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन तो वेस्ट है, ये तो बॉडी यूज करती नहीं है, तो शुगर को, सिंपल शुगर को ब्लड ने यूज कर लिया, ऑब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर हो गया? तो ये था एंड, ये बिल्कुल एंड था स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आपको ना एक मैं चार्ट दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से वहां पे समझ आएगा। ये देख रहे हो आप चार्ट? ये देख रहे हो चार्ट को? ये बना दिया मैंने चार्ट। क्विक रिवीजन करते हैं आप, क्योंकि सब कुछ हौच पौच मिक्स हो गया होगा ना। सबसे माउथ में चलते हैं। माउथ में क्या था? सलाइवा। सलाइवा से जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया? लाइजोजाइम,
क्या क्या प्रोड्यूस किया, लाइजोजाइम, लाइजोजाइम आगे क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। फिर लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज का कोई काम नहीं है, फूड में जो फैट होती है वो मुंह में नहीं डाइजेस्ट होती, तो लिंगुअल लाइपेज यानी कि ट्राइग्लिसराइड, ये लिंगुअल लाइपेज आगे नीचे स्टमक में जाके काम करेगी। ये स्टमक में ये ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी। इट वर्क्स इन स्टमक नॉट इन माउथ, ये मैंने लिख दिया, क्लियर। तो माउथ में इसका कोई डाइजेशन नहीं होता, स्टमक में होता है, ठीक है। स्लाइवरी एमाइलेज, पटाइलन, पटाइलन ने क्या किया, स्टार्च यानी कि पॉलीस्क्लेराइड, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की एक चेन है, यही बोला था, उसने माल्टोज की डबल ग्लूकोज वाली चेन में तोड़ दिया। तो जो फर्स्ट क्या समझे कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहां से शुरू होता है, माउथ में शुरू हो जाता है, क्लियर। चले आगे, उसके बाद स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसमें क्या था, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में था, एंड HCl ने उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, पेप्टिक, गैस्ट्रिक, जिमोजेनिक, चीफ सेल्स, वो ये मैंने सब आपको करवाया है। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स का डाइजेशन कहां से शुरू होगा, स्टमक से शुरू होगा, ये भी देखते जाओ, ठीक है। प्रोटीन्स पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में टूट गए, ठीक है। उसके बाद रेनिन, रेनिन अडल्ट्स में नहीं होता, ये बच्चों में होता है। ये किन में होता है, बच्चों में होता है, क्लियर। ये बच्चों में होता है। तो ये जो रेनिन है उसमें किस पे एक्ट करता है, ये कैसिन पे एक्ट करता है। कैसिन क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। मिल्क प्रोटीन रेनिन की वजह से किसमें टूट जाएगा, कैसिनोजन में, और कैसिनोजन के पेप्सिन की मदद से किसमें टूट जाएंगे, पेप्टाइड और पेप्टॉन्स पे, क्लियर। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में टूट जाएगी स्टमक में। तो जो आप बोल सकते हैं वो कि फैट का जो डाइजेशन है वो भी स्टमक से ही शुरू होता है, क्लियर। तो HCl क्या है, ये भी उनके सेल के नाम मैंने लिखे हुए हैं, क्लासेस लगाइए। ये सेल सारे आपको वहां पे मैंने करवाए हुए हैं कि इन सेल्स के द्वारा HCl प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्या करता है, HCl फूड को पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और फूड डाइजेशन फास्ट करने में भी हेल्प करता है HCl। उसके बाद लीवर, लीवर द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, बाइल प्रोड्यूस किया जाता है। ये किस में स्टोर होता है, जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, यही बोला था ना मैंने, क्लियर। आगे पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करती हैं, पेनक्रियास ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव है जिसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया गया एंटेरोकाइनेज द्वारा, काइमोट्रिप्सिनोजन जिसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया गया ट्रिप्सिन के द्वारा, ये बताया मैंने अभी आपको। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज वो भी नॉन एक्टिव है जिसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट किया पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। और प्रो इलास्टेज जिसको इलास्टेज में कन्वर्ट किया गया ट्रिप्सिन के द्वारा। तो ये सारे कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ये पेनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं। पेनक्रियास से कौन से सेल से, पेनक्रियाटिक एक्टिनाई सेल से, जिनका मैंने 99% फंक्शन बताया था कि ये पेनक्रियास जो है 99% एक्सोक्राइनल है। तो 4 तरह के एंजाइम मैंने आपको बताए थे कि प्रोटीज एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनके सारे का काम क्या है, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को डाइट पेप्टाइड और अमीनो पेप्टाइड में तोड़ना, यही पड़ा है। उसके बाद पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये भी पैनक्रियाटिक एक्टिनाई सेल से प्रोड्यूस होती है। इसका क्या काम है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। पैनक्रियाटिक लाइपेज का क्या काम है, इसको ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड में तोड़ना, यही बताया मैंने आपको। उसके बाद न्यूक्लियसिस, इसको भी एक्टिनाई सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA, रिबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA। न्यूक्लियसिस इसको तोड़ते हैं किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स में, दोनों ही। कौन तोड़ेगा इसको, DNAs, इसको RNAs, यही बताया था ना। एस मतलब तोड़ने वाले। आगे एंटेरोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो रिप्सिन का
क्या काम है? एरिप्सिन का काम है क्रिप्ट ऑफ लेबर कौन से ये रिलीज होता है और डाइपेप्टाइड और अमीनो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से? डाइपेप्टाइडेज। यहां पे इसके साथ हेल्प करते हैं डाइपेप्टाइडेज, अभी पढ़ा हमने, और अमीनो पेप्टाइडेज। अमीनो पेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने वाले कौन हो गए? अमीनो पेप्टाइडेज। क्लियर? वो मैंने अभी बताया आपको। माल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टेज इसको प्रोड्यूस कौन करता है? एंटेरोसाइड, अब्जॉर्प्टिव सेल्स, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ये भी करवा दिया आपको। माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज लैक्टोज को यानी कि मिल्क शुगर को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ता है। इंटेस्टिनल लाइपेज डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। क्लियर हो गया भाई? अब न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को कौन तोड़ेगा? फॉस्फेटेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हुए किसकी मदद से? फॉस्फेटेज के द्वारा, और न्यूक्लियोसाइड आगे न्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा शुगर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, जिसको बॉडी यूज कर लेती है। अब ये जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं, मैंने आपको पढ़ाई, इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टिनल जूसेस। इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये, क्या बोला जाता है? सक्कस एंटेरिकस। तो यहां तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 1 मिनट रुकना भाई। बस 10 मिनट में ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लियर? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो जितने भी जूसेस हैं, चाहे वो पेनक्रियास के हैं, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, इनको क्या सपना आ गया कि फूड आ चुका है, अब हमें जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज करने हैं। आपने मेरी अगर दूसरी या तीसरी क्लास लगाई है तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हमारे जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को लेके जाते हैं और मैसेज को वापस लेके आते हैं। आपको एक डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, वो यहीं पे कहीं होगी वो डायग्राम, यहाँ पे होनी चाहिए, ये रही। बोला था मैंने कि फूड आया, फूड से क्या होगा? जो ल्यूमन की वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, म्यूकस, क्योंकि पहली लेयर को क्या बोला? म्यूकस, दूसरी को मिकोसा, तीसरी को मस्कुलरिस और चौथी को सिरोसा। ये हमने पढ़ा था। जिसने नहीं देखा ना भाई टॉपिक, वो देख लो 4 वीडियो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि समझ आपको तभी आएगी अगर आप सारा टॉपिक शुरू से देखोगे। तो डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव किया, यहां से मैसेज इधर न्यूरॉन की अपना एक्सॉन के द्वारा एक्सॉन टर्मिनल में गया, फिर दोबारा से डेंड्राइट्स ने रिसीव किया और मैसेज दोबारा मोटर न्यूरॉन द्वारा यहां पे कुछ एंडोक्राइनल सेल में आया, एंडोक्राइनल सेल्स में आया। क्लियर? अब देखते हैं ये एंडोक्राइनल सेल्स क्या हैं। बेसिकली ये मैसेंजर का काम करते हैं, ये मैसेंजर का काम करते हैं। ये मैसेज लगाते हैं डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स को कि जाओ भाई अपना अपना एंजाइम छोड़ो, फूड आ चुका है, हमारे साथी पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प की जरूरत है, फूड डाइजेस्ट करो। ठीक है? कि बाहर वाले ने तो खाने में ध्यान नहीं रखा, उसने गोलगप्पे भी खा लिए, दही भल्ले भी खा लिए, उसने पिज्जा भी खा लिया, जूस भी पी लिया, सब कुछ खा लिया। अब भाई उसने तो बेवकूफ़ी कर ली जो कर ली, अब उसको बचाना है हमें।
अब उसको बचाएंगे कैसे, इसको पचाएंगे, तो पचाएगा कौन, वो जो एंजाइम्स हैं वो पचाएंगे, और उनको मैसेज कौन देगा, ये जो एंडोक्राइनल सेल्स हैं वो मैसेज देंगे। तो कौन कौन से होते हैं, बड़ा बेसिक है, इसको डरना मत, ये कि खत्म होने में ही नहीं आ रही है चीज, तो बहुत बेसिक है। ये हो गया ना, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्टमक की 4 लेयर्स होती हैं, मिकोसा, सबमिकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ठीक है, ये 4 लेयर होती हैं। अब ये जो अंदर वाली लेयर है ना, इनर मोस्ट लेयर, इस पे एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, और यहां पे एंडोक्राइनल सेल भी पड़े होते हैं, एंडोक्राइनल सेल भी पड़े होते हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं। तो क्या होगा, जब न्यूरॉन्स द्वारा मैसेज कन्वे किया जाएगा एंडोक्राइनल सेल्स को, तो वो जब खाना पेट में होगा तब बात कर रहा हूं, तो वो जी सेल्स यानी कि गैस्ट्रिन सेल्स रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, इन एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स को कहेगा कि भाई जाओ, खाना पेट में आ चुका है, इसको पचाओ। तो ये कहां पे प्रोड्यूस होगा, ये स्टमक में प्रोड्यूस होगा। इसका एक्शन साइट क्या है, स्टमक, और मैसेज भी कहां पे जाएगा, स्टमक में ही जाएगा। क्लियर। दूसरा, क्योंकि स्टमक में प्रोड्यूस हुआ गैस्ट्रिन हार्मोन, स्टमक के सेल्स को ही इन्होंने मैसेज दिया कि जाओ भाई अपने एंजाइम प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो एक्शन साइट भी स्टमक हो गया, ठीक है। और एक मिनट रुको, एक्शन साइट भी स्टमक हो गया जहां पे एक्शन हो रहा है, और कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो भी आपको पता, मैंने आपको बता दिया कि वो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे चलें, आगे आ गया एस सेल्स। एस सेल्स को क्या कहते हैं, स्क्रीटिन हार्मोन, स्क्रीटिन हार्मोन। अब इनके नाम से ही पता चलता है कि स्क्रीटिन हार्मोन यहां पे प्रोड्यूस होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्क्रीटिन हार्मोन क्या कहेगा, अब ये पैनक्रियाज आ गई, ये स्क्रीटिन हार्मोन कहेगा, ये काइम की फॉर्म में स्टमक में फूड पड़ा है, ये यहां पे आ गया अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। मैंने बोला कि पीएच जो है वो 1.8 होता है, तो एसिडिक होने के कारण क्या हुआ कि दीवारें जल जाएंगी भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो अगर एसिडिक ही रहा तो ये जो एस सेल्स हैं, स्क्रीटिन हार्मोन है, ये मैसेज देते हैं पैनक्रियास को कि भाई एंजाइम बाद में छोड़ना, पहले कुछ करो, उसको ठंडा करो फूड को। तो ये क्या छोड़ेंगे, ये बाइकार्बोनेट और वाटर को छोड़ेंगे, यहां पे फेंक देंगे। क्लियर, ये भी मैंने आपको आज ही बताया। क्लियर। तो पैदा कहां पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एक्शन साइट क्या है, पैनक्रियास। क्लियर। चलें आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हुए और एक्शन साइट कहां पे ये एक्शन करेंगे, पैनक्रियास में करेंगे। वहीं पे तो बाइकार्बोनेट और वाटर पर रिलीज हुआ ना, तभी उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा। अब आ गया सीसी के। अब इस सीसी के क्या बला है, इसका एक नाम है, इसका नाम है कोलसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन है कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्शन कहां पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इनका क्या काम है, अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वातावरण है ना, वो ठंडा हो चुका है बाइकार्बोनेट और वाटर की वजह से, अब आ जाओ एंजाइम छोड़ दो। ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा कहां पे, पैनक्रियाज में। और कहां जाएगा, ये लिवर में भी जाएगा कि भाई क्या छोड़ दो, बाइल जूस रिलीज कर दो। तो लिवर बोलेगा बाइल तो मैंने दे रखा है गॉल ब्लैडर को, तो फिर गॉल ब्लैडर के पास जाएगा, तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वो स्टोर्ड जो बाइल है उसको छोड़ देगा और वो यहाँ पे
पेट में आ जाएगा। यहाँ से जो जितने एंजाइम प्रोड्यूस किए जाएंगे पैनक्रियाज द्वारा वो भी स्टमक में छोड़ दिए जाएंगे। तो ये इसकी एक्शन साइट क्या है? एक्शन साइट है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाता है CCK। चले आगे, ये के सेल्स क्या है? के सेल्स को GIP भी बोलते हैं, यानी कि इसको गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। जाते कहाँ पे हैं? स्टमक में। क्या कहने कि भाई जो तुम्हारा फूड था वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, तुम अपनी एक्टिविटी को बंद कर दो, तुम्हारी दीवारें जल जाएंगी, अपना मटेरियल वेस्ट मत करो। तो गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड यहाँ पे जाके सेल्स को मैसेज देंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि बॉडी की जो भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है ना, वो इस तरीके से बनाई है कि वो किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती। क्लियर? तो ये थे जो जिम्मेवार हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। यही वो सेल्स हैं जो मैसेज देते हैं हमारे एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स को कि जाओ भाई खाना आ चुका है, फूड डाइजेस्ट करा दो। चलें आगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आ रही है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इधर आके यहाँ पे क्या करेगी? जो फूड है इसको यहाँ पे डाल देगी। इस स्फिंक्टर को, ये वन वे एंट्री है, इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? इस स्फिंक्टर को बोलते हैं इलियो कैकल स्फिंक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इलियोकैकल स्फिंक्टर। अब यहां पे आ गया फूड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सीकम। जो फर्स्ट एंट्री है ना फूड की लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो कहां पे है? वो है सीकम में। लार्ज इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलॉन और तीसरा होता है रेक्टम। क्लियर? पता चल गया आपको? तो सीकम में आया। सीकम को और क्या किस नाम से जानते हैं? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वन वे एंट्री है, यहां से भी आगे बंद है, ये सीधा फूड ऊपर ही जाएगा। क्लियर? तो ये आप पतली सी ट्यूब देख रहे हो, ये पतली सी ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्नी फॉर्म अपेंडिक्स। एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि वेस्ट ऑर्गन है। अगर इसको निकाल भी दोगे तो आपके डाइजेशन पे या आपकी बॉडी की किसी और एक्टिविटी पे उसका कोई असर नहीं जाएगा। क्लियर? चलें आगे। अब ये जो है ना, ये जो सीकम है, ये यहाँ पे ना स्टोर है बहुत बड़ा गुड बैक्टीरियाज का। अब जब फूड यहाँ पे आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत वाटर होगा, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा फूड का, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं और इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं। अब जब फूड इसमें आया, यहाँ पे फूड आ गया, अब फूड में वाटर होता है और जो वाटर के साथ ना कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इधर, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी हजम नहीं कर पाती, स्मॉल इंटेस्टाइन हजम नहीं कर पाती, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, इक्का दुक्का चीज रह जाती है। तो इधर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में, जहां पे बहुत सारे गुड बैक्टीरिया पड़े हैं। तो यहाँ पे ये गुड बैक्टीरिया जो है ना,
इन न्यूट्रिएंट्स जो फूड में पड़े हैं उसको खा जाते हैं, खा गए इसको, ठीक है। अब वो बदले में हमें क्या देंगे, हमने उसको न्यूट्रिएंट्स दिए तो वो हमें बदले में क्या देंगे, वो हमें बदले में विटामिन बी और के सिंथेसिस करके देंगे। क्लियर, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना इधर, ये इसको मैं रेड मार्क करता जा रहा हूं इधर ऊपर तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलोन। मैंने बोला कि दूसरा पार्ट जो है वो कोलोन है। क्लियर, और कौन सी कोलोन है ये, क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्लियर, अब यहां पे ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अपने आप को देखोगे ना अपनी बॉडी के तो ये इस साइड पे साइड है, ये अपने आप पे महसूस करोगे तो ये जो एक बैंड जा रहा है ना इधर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो यहां से असेंडिंग कोलोन इस साइड टर्न की, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग एरिया को इसको बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर। क्लियर, अब राइट कॉलिक फ्लेक्सर इधर चला गया, इसने लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरफ मोड़ दिया, तो इस मुड़े हुए पार्ट को क्या कहेंगे, ये जो जा रहा है इसको भी कॉलन ही कहेंगे। पर कौन सी कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। क्लियर, अब फूड ये ऊपर जा रहा है ना, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। क्लियर, अब फूड क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आने से पहले इसको एक और बेंड का सामना करना पड़ेगा, फिर से बेंड होगी और लार्ज इंटेस्टाइन नीचे आएगी, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। ये लेफ्ट साइड है, राइट नहीं है। क्लियर, आपको स्क्रीन पे ये राइट नजर आ रही है, एक्चुअली में ये लेफ्ट है, अपनी बॉडी पे महसूस करके देखो। क्लियर, तो इसको और किस नाम से जानेंगे, ये ना राइट कॉलिक फ्लेक्सर और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, इनका एक नाम है, और इसका क्या नाम है, इसका है हिपैटिक फ्लेक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नेट के पेपर में आया था जी, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका है सेकंड नेम लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर का, इसका नाम क्या था, स्प्लेनिक फ्लेक्सर। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा पानी पी लें। चलिए, यहां से ये नीचे आ गया, यहां से ये कॉलन नीचे आ गई, इसको भी कॉलन ही बोलते हैं। ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन, क्योंकि ये नीचे आ रही है। अब ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कॉलन ही है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलन। क्लियर, अब ये है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम होता है स्टोर हाउस ऑफ फीसेस, जो भी हम खाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहां पे स्टोर होता है फीसिस की फॉर्म में, जिसको हम पोटी बोलते हैं। क्लियर, अब ये जो लास्ट पार्ट है जिसके थ्रू हम इस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से फीसिस की फॉर्म में बाहर निकालेंगे, इसको बोलते हैं एनस। ये एनस है ना, जो ये एनस के, ये जो एनस है ना, ये एनस के जो है वो दो टाइप के मसल्स की बनी होती है। यहां पे जो मसल है ना, यहां पे मसल है, ये स्मूथ मसल है। कौन से मसल है, स्मूथ मसल। स्मूथ मतलब जो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी इच्छा के बिना काम करते हैं, जिन पे हमारा कोई जोर नहीं है। अब यहाँ पे ये नीचे है,
एक और आगे, ये कौन से मसल होते हैं? ये स्केलेटल मसल होते हैं। क्लियर? ये कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल होते हैं। स्केलेटल के स्पेलिंग यही ठीक है भाई, मुझे तो यही ठीक लग रहा है, बाकी देख लेना। स्केलेटल, चलो XYZ जो भी है आपको समझ आना चाहिए। स्केलेटल मसल ये कौन से हैं? दूसरे टाइप के मसल जो एनस में होते हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है, इस पे हमारा कंट्रोल है। अब क्या होगा, फीसिस जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, उसका जो प्रेशर है वो कहाँ पे पड़ेगा? वो पड़ेगा इंटरनल स्मूथ मसल्स पे। अब अगर ये मसल्स ना हों, एक्सटर्नल मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स एनस में, तो जो फीसिस है वो तो डायरेक्ट ऐसे ही बाहर आती जाएगी ना, क्योंकि ये तो कभी भी, ये तो कुदरती चीज है, ये तो कभी भी हो सकती है ना। तो ऐसे तो ये अपने आप ही चलता रहेगा काम। तो इसको रोकने के लिए इसको क्या होता है, ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक भाई, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं कुछ रह ना जाए। हो गया। एक ना और क्वेश्चन आया था, ये जो आप देख रहे हो बबल टाइप, ये बबल टाइप देख रहे हो, इस बबल को क्या कहते हैं? इसका ना एक नाम था यार, इसको हॉस्ट्रा कहते हैं यार, लिखा तो था मैंने, हॉस्ट्रा। जी हाँ, हॉस्ट्रा ही कहते हैं इसको, ये भी एक पेपर में आया हुआ है। तो ये भाई कंप्लीट हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बक्कल कैविटी से लेके आगे नीचे एनस तक गए। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, पहले वाले 4 पार्ट नहीं देखे, उनको देखिए। मैं जो उसका लिंक है मैंने आई बटन पे उसका दिया हुआ है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। वो उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, 4 पार्ट देखिए, फिर आपको ये समझ आएगा। यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लोज करते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम पेज, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे आप इस लोगो वाली पैडोट्राइब 247 का लोगो देख के उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वहाँ पे किसी तरह के कोई कोर्स वगैरह शुरू नहीं किए गए, सब कुछ यहीं पे है अभी यूट्यूब पे ही। कल हम लेके आएंगे MCQ सीरीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो कंप्लीट करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।